सेवंथ प्रिंसिपल नंबर 7 हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ये इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, जब भी हम बैलेंस शीट बनाते हैं काम आता है। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, इस हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट के अंदर ये कहा गया है कि जब भी हम कोई असेट परचेज करेंगे, एग्जाम्पल अगर हमने कोई मशीन परचेज की तो हर मशीन की एक यूजफुल लाइफ होती है कि भाई इतने ईयर तक ये मशीन प्रॉपर वर्क करेगी। इसके बाद अगर आप यूज करोगे तो बीच बीच में मशीन रुकेगी, आपका प्रोडक्शन रुकेगा। तो हर मशीन की अपनी एक एस्टिमेटेड लाइफ होती है। जैसे एग्जांपल, बिजनेस ने 1 लाख रुपीस की एक मशीन परचेज की और जब परचेज की तो उसकी एस्टिमेटेड लाइफ है 10 ईयर्स। इसका मतलब 10 ईयर्स तक मशीन प्रॉपर रन करेगी। ठीक, तो हर साल जब हम मशीन को यूज करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी कम हो जाएगी बेटा? 10,000, क्योंकि 1 लाख की मशीन है तो 10 ईयर्स तक चलेगी। तो जो उसकी कॉस्ट है वो हमने 10 ईयर्स में स्प्रेड कर दी। स्प्रेड का मतलब है कि भाई 1 लाख की मशीन है, 10 साल यूज होनी है, तो हर ईयर कितनी वैल्यू कम होगी? 10,000। तो ये जो वैल्यू कम हो रही है इसको बोलते हैं हम डेप्रिसिएशन। तो हर साल मशीन की वैल्यू कम हो रही है। तो फर्स्ट ईयर जब हमने मशीन परचेज की 1 लाख की, ये कॉस्ट वैल्यू कहलाती है। कौन सी वैल्यू कहलाएगी? कॉस्ट वैल्यू। तो एक चीज अपना बेटा क्लियर कर लेना दिमाग में, 2 वैल्यू चलती हैं हमारे अकाउंटिंग में, कॉस्ट वैल्यू, सेकेंड इज बुक वैल्यू। कॉस्ट वैल्यू जब भी आपके सामने आता है तो ये परचेज वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब है कि वो वैल्यू जिसमें से डेप माइनस हो चुका है, जो हमारे अकाउंट्स के अंदर हमने शो की हुई। तो जब हमने मशीन परचेज की तो फर्स्ट ईयर में हमने मशीन यूज की तो उसकी कॉस्ट थी 1 लाख, और जब हमने 1 ईयर यूज कर ली तो उसके ऊपर डेप लगा 10,000। तो जब हम अपने बैलेंस शीट में शो करेंगे मशीन को तो 1 लाख माइनस 10,000 90,000 की शो की जाएगी। तो 90,000 क्या हुई बेटा? बुक वैल्यू हुई। तो हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब भी आपने कोई असेट खरीदी है तो आपको उस ईयर में, जिस ईयर में खरीदनी है, कॉस्ट वैल्यू से उसकी एंट्री आपको करनी है, और अगर यूज हुई है तो उस पे आपको डेप लगाना। इसके बाद जो बचेगी बुक वैल्यू बचेगी। आ गया समझ में हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट में? अब एक चीज और समझा देता हूं ध्यान से, कि कोई भी एसेट आपके पास है, हमारे बिजनेस में है, और हम उसको यूज कर रहे हैं और हर ईयर उस पर हम डेप माइनस कर रहे हैं, जो भी डेप लग रहा है। अब अगर हम उसको मार्केट से कंपेयर करें तो हो सकता है उस असेट की मार्केट में वैल्यू या तो कुछ ज्यादा हो जाए या कम हो जाए। पॉसिबल है, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी। तो क्वेश्चन ये कहता है, हमारा ये प्रिंसिपल ये कहता है कि मार्केट में जो भी उस असेट की वैल्यू है, हमें उस असेट की वैल्यू को, मार्केट वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करना। हमें कौन सी वैल्यू को रिकॉर्ड करना है? कॉस्ट माइनस डेप को रिकॉर्ड करना। मार्केट वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है, तो मार्केट वैल्यू को हम रिकॉर्ड नहीं करते। एक एग्जांपल और बताते हैं, जैसे आपने लैंड खरीदी, कोई जमीन खरीदी, तो बेटा जितनी भी फिक्स्ड असेट है सब पे डेप लगता है, बट लैंड के ऊपर डेप नहीं लगता, क्योंकि यूज करने से उसकी वैल्यू कम नहीं होती। आज आपने 5 लाख की लैंड खरीदी, अगले साल मार्केट में उसकी वैल्यू हो गई 6 लाख, 6 लाख, तो अकाउंट्स के अंदर 5 लाख ही रिकॉर्ड किया जाएगा, 6 लाख रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, मार्केट वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करते। यह कॉन्सेप्ट है। अब जरा ध्यान से, एन असेट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट द प्राइस पेड टू एक्वायर इट। उसको खरीदने में जो हमने पैसा दिया उस वैल्यू को हम रिकॉर्ड करेंगे। एंड द कॉस्ट इज द बेसिस फॉर ऑल सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग ऑफ द असेट। अब जब भी अकाउंटिंग होगी तो उसके लिए बेस क्या माना जाएगा? कॉस्ट मानी जाएगी, कि कितने में आपने उस असेट को परचेज किया है। एंड सिस्टमेटिकली रिड्यूस्ड बाय डेप्रिसिएशन, और हर साल उसके ऊपर यूज करेंगे तो डेप्रिसिएशन लगेगा, यूज नहीं करेंगे तब भी डेप्रिसिएशन लगेगा।
क्योंकि अगर आपने कोई व्हीकल खरीदा, मशीन खरीदी, आपने पूरे साल यूज नहीं की, तब भी नेक्स्ट ईयर में उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। इट इज शोन इन अकाउंट देयर बुक वैल्यू, इस पर शो करते हैं बुक वैल्यू पर। अब बुक वैल्यू किसे बोलते हैं बेटा? कॉस्ट कितने की आपने खरीदी, यूज करने के बाद कितना डेप लगा, जो वैल्यू बची दैट इज नोन एज बुक वैल्यू, नॉट देयर मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू पे शो नहीं करना। तो ये हो गया बेटा आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अब आता है मैचिंग प्रिंसिपल, इसको भी ध्यान से समझना। मैचिंग प्रिंसिपल ये बताता है बेटा, इसके अंदर ये कहा गया है कि जैसे हम मैच द फॉलोइंग पढ़ते थे छोटी क्लास के अंदर, तो वैसे ही थोड़ा उसी टाइप से है। मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर 2018 ईयर है, हम अकाउंट्स बना रहे हैं 2018 के, तो 2018 के अंदर हमें जो भी इनकम मिली, जो भी इनकम हमने अर्न की, वर्ड यूज करना अर्न, नॉट रिसीव, जो भी इनकम हमने अर्न की, चाहे वो हमें कैश में मिल गई, चाहे वो हमें कैश में नहीं मिली, फ्यूचर में मिली, लेकिन अर्न हुई है। तो जो इनकम हमने अर्न की, चाहे वो कैश मिल गया, चाहे वो कैश नहीं मिला, तो वो 2018 की ही इनकम मानी जाएगी। भले उसका अमाउंट हमें 19 में रिसीव हो, तो वो इनकम 19 की नहीं है, 2018 की। आ गया समझ में बेटा? कैश मिल गया, ठीक है, कैश नहीं मिला, फ्यूचर में मिलेगा 19 में, तो क्वेश्चन आता है कि इनकम 19 की है या 18 की, तो प्रिंसिपल कहता है इनकम कब की है? 18। पैसा कभी भी मिले वो इरेलीवेंट। आ गया? वैसे ही जो हमने एक्सपेंसेस किए 2018 में अपने बिजनेस को चलाने के लिए, तो कुछ एक्सपेंसेस हमने कैश पे कर दिए 18 में ही, कुछ एक्सपेंसेस ऐसे रह गए कि एक्सपेंस हो गए, लेकिन 18 में हमने उनका पेमेंट नहीं किया, इसका पेमेंट आप 19 में करेंगे। तो क्वेश्चन आता है कि वो एक्सपेंस 18 का होगा 19 का। तो प्रिंसिपल कहता है कि अगर आपने एक्सपेंस 18 में कर दिया, भले आपने कैश नहीं दिया, तब भी वो एक्सपेंस आपका 18 का ही माना जाएगा। ठीक, आ गई बात समझ में? इनकम जो हमारी 18 की है अर्न हो गई, वेदर कैश रिसीव्ड और नॉट, इमैटेरियल। एक्सपेंसेस जो हमारे 18 में हुए, जो हमने कैश दे दिया, जो नहीं दिया, लेकिन 18 का। तो जब हम बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे, जब हम बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे, तो 2018 की इनकम में से 2018 के एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे, चाहे वो हमारे अगले ईयर हमें मिले या अगले ईयर दें, उससे मतलब नहीं है। 2018 की इनकम अर्न कितनी हुई, 2018 के एक्सपेंसेस कितने हुए, इनकम से एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे और जो प्रॉफिट निकलेगा उस प्रॉफिट को कंसीडर करेंगे। तो उसी ईयर की इनकम को उसी ईयर के एक्सपेंसेस से मैच करना है, और मैच करने के बाद ही हमें प्रॉफिट और लॉस निकालना। ये कहता है बेटा इसमें। यहां पर एक वर्ड है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब है बेटा 2018 में एक्सपेंस हो गया, खर्चा हमने कर दिया, लेकिन उधार में किया, पैसा नहीं दिया, पैसा 19 में देंगे, तो 2018 में उसको हम आउटस्टैंडिंग। इसका मतलब एक्सपेंस हुआ है लेकिन इसका पेमेंट नहीं हुआ है। ऐसे वर्ड यूज हुआ है प्रीपेड। प्रीपेड का मतलब है कि हमने एडवांस पेमेंट दे दिया लेकिन अभी हमने खर्चा नहीं किया। जैसे मोबाइल के अंदर आता है कि हम पहले रिचार्ज कराते हैं, यूज बाद में करते हैं। जैसे हमने 31 मार्च को अकाउंट हमारे क्लोज होते हैं और 25 मार्च को हमने रिचार्ज कराया 1000, बिजनेस का फोन है, 1000। 31 मार्च तक सिर्फ 500 रुपए का ही एक्सपेंडिचर हुआ, ठीक। तो जो 500 रुपए बच गए वो प्रीपेड कहलाता, ठीक। तो वो प्रीपेड हो गया। अब जरा ध्यान से देखो, इट इज नेसेसरी टू मैच रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब इनकम ऑफ द पीरियड विद द एक्सपेंसेस ऑफ दैट पीरियड।
उस साल के इनकम, उस साल के रेवेन्यू को उसी ईयर के एक्सपेंस के साथ हमको मैच करना है। कि क्यों मैच करना है? टू डिटरमाइन करेक्ट प्रॉफिट और लॉस फॉर द अकाउंटिंग पीरियड, जिससे कि हम सही प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट कर सकें। इट इज नॉट रेलिवेंट व्हेन द पेमेंट वाज मेड और रिसीव्ड। इससे कोई मतलब नहीं है, ये कोई रिलेशन नहीं है कि उसका पेमेंट हमें मिला या हमने उसका पेमेंट नहीं किया। एडजस्टमेंट्स आर मेड फॉर ऑल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड। तो जो भी आउटस्टैंडिंग है, जो हमें पे करनी है या जो हम ज्यादा पे कर चुके हैं, उस सब चीजों को एडजस्ट करें और एडजस्ट करके करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करें। ये है बेटा मैचिंग।